ठीक, तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी आपका दिया है सेक्शन 108 में। या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई लोकल यूसेज है, दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस केस में उनकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगी, या वो जो लोकल यूसेज वहां पर प्रिवेल कर रहा है उस हिसाब से होंगी, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में नहीं है या ऐसा कोई लोकल यूसेज नहीं है, तब उस केस में जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो सेक्शन 108 के अंडर जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि सेक्शन 108 तब एप्लीकेबल है जब लेसर और लेसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या उनका कोई लोकल यूसेज नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 108 को देखिए यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लेसर के राइट हैं वो लेसी के ड्यूटी है, और जो लेसी की ड्यूटीज हैं वो लेसर के राइट हैं, ठीक है। अगर एक की ड्यूटी है तो दूसरे का राइट है। तो 108 में जो पार्ट ए है वो डेडिकेटेड है लेसर के लिए। तो यहाँ पर देखिए राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर में देखिए सबसे पहले जो लेसर है हमारा, लेसर कौन है, बेसिकली जो ओनर है। तो पहली इसकी जो ड्यूटी है, देखिए इसमें ड्यूटी बताई गई है पहले, ठीक है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी। अगर लीज करते टाइम कोई मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी पे जिसके होने से मतलब प्रॉपर्टी के यूज में इफेक्ट आए, ठीक है। क्योंकि लेसी को क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज करना है। ऐसे मटेरियल डिफेक्ट को लेसर जो है डिस्क्लोज करेगा लीज करते वक्त, किसको, लेसी को, लीज। और अगर वो नहीं बताता है या चुप रहता है जानबूझकर, तो उसको हम एक तरीके से फ्रॉड मानते हैं कि लेसर ने यहाँ पर फिर फ्रॉड किया है। उसके बाद जो सेकंड ड्यूटी है लेसर की वो है ड्यूटी टू गिव पोजेशन। देखो, अब एक बार लीज हो गई दोनों के बीच में, लेसर और लेसी के बीच में, अब लेसर की ये ड्यूटी बनती है कि लेसी को अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लीज हो गई और पोजेशन अपने पास ही रखा है। जो भी जिस भी प्रॉपर्टी को लेकर लीज हुई है, अगर लैंड है तो लैंड, और अगर हाउस है तो हाउस, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, पोजेशन उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, लेसी को, ठीक है। और अगर उसको पोजेशन नहीं मिलता है तो फिर लेसी भी उसको रेंट नहीं देगा, ठीक है। हाउएवर लेसी जो है, लेसी को ये राइट है कि वो लेसर को पोजेशन के लिए उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। डैमेजेस के लिए भी एज वेल एज पोजेशन, दोनों के लिए लेसी जो है लेसर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। इसके बाद जो क्लॉज सी है आपका सेक्शन 108 का, वो कहता है कॉवेनेंट ऑफ क्वाइट एंजॉयमेंट। तो देखिए, एक बार लीज हो गई, पोजेशन दे दिया लेसी को, ठीक है। लेसी भी अपना जो पार्ट ऑफ ड्यूटी है वो पूरा कर रहा है, उसको टाइमली रेंट पे कर रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो फिर ये लेसर की ड्यूटी बन जाती है लेसी को, जो वो प्रॉपर्टी है उसको वो पीसफुली इंजॉय करने दे, ठीक है। तो ये आपके कुछ ड्यूटीज थी जो कि लेसर की थी, ठीक है। तो सेक्शन 108 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। तो ये पार्ट बी जो है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी को बताता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज ऑफ लेसर, अब हम पढ़ रहे हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी, ठीक। तो देखिए, अब लेसी के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये क्लॉज डी में है, ठीक है। ए बी सी जो क्लॉज थे वो लेसर के थे, और अब जो डी ई एफ आगे के जो क्लॉज हैं वो लेसी के लिए हैं, ठीक है। क्लॉज डी कह रहा है टू इंजॉय एक्रीशन टू दी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्रीशन तो जैसे हमने मॉर्गेज में पढ़ा था कि कोई भी जो इम्प्रूवमेंट होती है, ये एक्सेशन होता है प्रॉपर्टी में, उसको मॉर्गेजर भी इंजॉय करेगा जब रिडेम्पशन हो जाएगा। उससे पहले मॉर्गेज ही इंजॉय कर रहा होगा जब मॉर्गेज ड्यूरेशन चल रहा होगा। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी को लीज कर दिया गया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी में कोई एडिशन होता है, कोई एक्रीशन मतलब कोई इम्प्रूवमेंट होता है, कोई चीज़ें जुड़ती हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से जुड़ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से जुड़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट उसको इंक्रीज कर रही है ना। तो जो भी एक्रीशन होगा, लेसी उसको एंजॉय करने के लिए एंटाइटल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पर वही कंडीशन है कि जब लीज ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद
उस लीज को उस एक्रीशन के साथ सरेंडर करना पड़ेगा, किसको, लेसर को। क्लॉज ई, टू पुट एन एंड टू द लीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, अब मान लो प्रॉपर्टी जो उसके पास थी, जो लीज प्रॉपर्टी उसके पास थी, वो किसी कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे फ्लड के कारण, फायर के कारण, या किसी वायलेंस के कारण, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाता है, तो लेसी को ये राइट दिया गया है कि वो लीज को खत्म कर सकता है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ होगा ना प्रॉपर्टी को, वो लेसी के अपने फॉल्ट के कारण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लीज खत्म करने का जो उसका राइट है, वो बेस्ड होना चाहिए कोई एक्ट ऑफ गॉड पे, जैसे फ्लड, फायर, या कोई ऐसा एक्ट जैसे वायलेंस हो गया, उस तरीके का कोई ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्लॉज एफ आ जाइए, इस पे कहते हैं कि टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। अगर लेसर और लेसी के बीच में कोई एग्रीमेंट बना हुआ था कि प्रॉपर्टी पे जो भी नुकसान होगा उसका रिपेयर है वो लेसर का काम होगा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना होगा तो लेसर उसको करेगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं भी बना और कस्टम या उसके यूसेज ये प्रोवाइड करते हैं कि लेसर ही जो है उसको रिपेयर करेगा, ठीक है, तो तब तो ये लेसर की ड्यूटी बन जाती है कि प्रॉपर्टी का रिपेयर वो करेगा। पर अगर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी, लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए जाने के बावजूद भी लेसर ब्रीच करता है, ठीक है, इस कंडीशन को वो रिपेयर नहीं करता है, ठीक है, और लेसी ने उसको नोटिस भी दिया है कि आपकी प्रॉपर्टी में रिपेयर की जरूरत है, और उसके बावजूद भी लेसर कोई स्टेप नहीं उठाता है, ब्रीच करता है या फेल हो जाता है या डिफॉल्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर लेसी क्या करेगा, खुद से वो रिपेयर उसको करेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी लेसी का पैसा लगेगा रिपेयर करने में, वो जो है वो वसूल कर लेगा किससे, लेसर से, ठीक है। और या तो वो चाहे तो जो रेंट वो पे करता है लेसर को, उसमें भी एडजस्ट वो कर सकता है। इसके बाद क्लॉज जी पे आ जाइए, ये कहता है टू डिडक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अगर देखिए लेसर और लेसी ने ये एग्री किया था कि जो भी टैक्सेस हैं घर को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर या लैंड को लेकर, जो भी प्रॉपर्टी लीज की हुई है, उसके जो टैक्सेस हैं या रेवेन्यूज हैं या जो ड्यूज हैं वो लेसर ही पे करेगा, ठीक है। और लेसर इस कंडीशन को भी ब्रीच कर देता है या फेल हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तब उस केस में लेसी क्या करेगा, खुद ही वो टैक्सेस को पे करेगा, ठीक है। और जो भी वो टैक्सेस पे करेगा वो रिकवर करेगा अगेन कहाँ से, लेसर से, या फिर वो अगेन उसको रेंट में एडजस्ट कर सकता है। तो दोनों ही केस में जो भी लेसी का पैसा लग रहा है प्रॉपर्टी पे, जो भी प्रॉपर्टी लीज की गई है, तो उसमें जो भी पैसा लग रहा है, अगर रिपेयर में लग रहा है या टैक्स टैक्स को पे करने में लग रहा है, तो वो सारा पैसा लेसी जो है लेसर से वसूल लेगा या फिर रेंट में एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्लॉज एच पे आ जाइए। क्लॉज एच कह रहा है टू रिमूव ऑल थिंग्स अटैच टू दी अर्थ। जैसे मान लो जब लीज पीरियड चल रहा था, तो लेसी ने हो सकता है कि जो लीज्ड प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कुछ फिक्चर्स डाल दिए, कोई चीज बना दिए, कुछ कंस्ट्रक्शन किया हो किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन स्टिल वो उसके पोजेशन में है प्रॉपर्टी, ठीक है, लीज पीरियड तो खत्म हो चुका है लेकिन प्रॉपर्टी स्टिल लेसी के पोजेशन में है, तो फिर उसको ये राइट होता है कि जो भी फिक्सचर्स उसने लगाए थे, सपोज उसने ट्री कोई लगाया था, तो वो उस ट्री को या उस फिक्सचर को रिमूव कर सकता है उस लीज्ड प्रॉपर्टी से। बस कंडीशन यही है कि उसके पास पोजेशन होना चाहिए, दो लीज टर्मिनेट हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो भी चीजें उसने लगाई थी लीज्ड प्रॉपर्टी में, उसको ये राइट है कि वो वापस उसको रिमूव कर सकता है। क्लॉज आई पे आ जाइए। टू रिमूव क्रॉप्स, तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिक्सचर्स लगाए हैं उसको रिमूव कर सकता है, इसी प्रकार से अगर उसने कोई क्रॉप उसमें लगाई थी, सपोज लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसमें उसने जो है कोई क्रॉप लगाई थी, फसल लगाई थी, और फसल के पकने से पहले ही जो है लीज टर्मिनेट हो गई, लेसी का ये राइट रहेगा कि वो जाए और अपनी उस क्रॉप को रिमूव करे वहां से, ठीक है। उसको जो ये इनग्रेस और एग्रेस, मतलब वो या तो वो खुद जा सकता है या अपने किसी
एजेंट को भेज सकता है, तो जाके वो अपनी जो भी उसने क्रॉप लगाई हो, तो जब उसका हार्वेस्ट सीजन चल रहा है तो वो उसको रिमूव वहां से करवा सकता है। इससे जो लेसर है उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रॉप्स रिमूव करने का राइट दिया गया है। इसके बाद क्लॉज जे पे आ जाइए। क्लॉज ये कहता है टू असाइन हिज इंटरेस्ट। अब देखिए लेसी को देखिए क्या किया है, लेसर ने लीज किया है। तो लेसी के पास जो प्रॉपर्टी आई, जो भी लैंड आई या जो भी हाउस आया, तो उसको ये राइट बनता है कि वो उसको फर्दर लीज कर सकता है, सब लीज कर सकता है। ठीक है, सपोज ए पर्सन है, उसने बी को लीज किया, बी जो है वो सी को सब लीज कर सकता है। ठीक है, और जो भी ट्रांसफरी होगा, जिसको भी सबलीज किया गया होगा, उसके भी सेम वही राइट्स और सेम वही ऑब्लिगेशंस होंगे जो लेसी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सबलीज करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स थे लेसी के। इसके बाद क्लॉज के से लेकर और आगे तक के जो जितने भी क्लॉजेस हैं वो लाइबिलिटीज पे बेस्ड हैं लेसी के। तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जे के बाद खैर के ही है, लेकिन लाइबिलिटीज के सेक्शन में पहला क्लॉज यहाँ पर आएगा के। तो ये कहता है कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट मटेरियली इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे लेसर के पास ड्यूटी है, जैसे लेसर इज बाउंड टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, उसी तरीके से लेसी इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज एनी इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी। कि सपोज गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा किया गया कि प्रॉपर्टी का एक्रीशन हो गया, तो ये जो नोटिस है, इसका नोटिस लेसी को लेसर को देना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने जो मुझे प्रॉपर्टी लीज की हुई है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो अब अकॉर्डिंगली जो है मैं उसको रख रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंगली मैं आपको रेंट भी पे करूंगा। अगर रेंट जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो रेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि लेसी उसी रेंट पे काम करेगा जिस रेंट पे पहले था। क्लॉज एल, टू पे रेंट। ठीक है, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइबिलिटी है कि जिस चीज के लिए लेसी को हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अगर वही चीज फुलफिल नहीं हुई तो फिर पूरा लीज का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइमली पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो प्रीमियम का हो। एक चीज और है इसमें, इसी क्लॉज में, कि देखिए अगर लेसर ने सपोज पूरी प्रॉपर्टी लीज में देने का जो है लेसी से एग्रीमेंट किया था, लेकिन लीज होने के बाद लेसर ने उसी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी हिस्सा दे दिया, तो उस केस में फिर लेसी ये कह सकता है कि जो हिस्सा आपने रखा है अपने पास, उस हिस्से का मैं किराया नहीं दूंगा, बाकी जो हिस्सा आपने मुझे दिया है पोजेशन में, मैं केवल उसी हिस्से का आपको किराया दूंगा। इसके बाद आते हैं क्लॉज एम में। तो क्लॉज एम कहता है टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने मॉर्गेज में भी पढ़ा था कि मॉर्गेजी के पास जब प्रॉपर्टी आती है तो ये उसका कर्तव्य है कि उसको ऐसे मेंटेन करे जैसे वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब लेसी के पास लीज हो गई प्रॉपर्टी, तो उसके बाद उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको ऐसे ही मेंटेन करके रखे जैसे वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके साथ वो लेसर को अलाउ करेगा टाइम टाइम पे कि वो उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करने आ सकता है। ठीक है, एट ऑल रीजनेबल टाइम। लेसर को जब लगेगा कि हाँ अभी मेरे को प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो फिर लेसी उसको अलाउ करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉज आता है एन, टू गिव नोटिस ऑफ एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एनक्रोचमेंट देखिए दो टाइप से हो सकता है, कि एक तो जो लेसर ने जो प्रॉपर्टी लीज की है लेसी को, उस प्रॉपर्टी पे कोई थर्ड पर्सन आके एनक्रोचमेंट करे, या फिर जो लेसर का टाइटल है उसके लिए उसके अगेंस्ट में किसी ने जो है प्रोसीडिंग्स चला दी है कोर्ट में। तो इन दोनों ही केस में वो इसका नोटिस जल्दी से देगा, किसको देगा, लेसर को। ठीक है, लेसी को, लेसी इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द लेसर कि भाई किस अगर कोई किसी भी टाइप का एनक्रोचमेंट हो रहा है टाइटल को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो उसका नोटिस लेसर को तुरंत दे देगा। ठीक है, इसके बाद क्लॉज ओ पे आते हैं। ये कहता है नॉट टू कमिट वेस्ट। तो अगर लेसी के पास जब एक बार पोजेशन में प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो उसको उसको एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह यूज करना है। ठीक है, उसको
उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करना है उस प्रॉपर्टी का। तो सपोज यहाँ पर अगर कोई टिम्बर्स उसमें है तो उसको काटना नहीं है या बेचना नहीं है। अगर कोई उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो उसको डैमेज नहीं करना, उसको गिराना नहीं है। तो ये एक तरीके से जिस भी कंडीशन में उसे प्रॉपर्टी मिली थी उसको लेसर को लीज पीरियड पूरा होने के बाद उसी कंडीशन में वापस लौटाना है। ये आपका क्लॉज ओ कहता है। उसके बाद क्लॉज पी है नॉट टू बिल्ड परमानेंट स्ट्रक्चर। तो देखिए अगर लेसर ने अलाउ किया है तब तो वो बिल्ड कर सकता है कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वो उस सपोज प्लॉट उसको लीज पे मिला था। तो अगर लेसर ने अलाउ किया है तो वो उस पे एक छोटा सा अपना कुछ 1 रूम 2 रूम बना सकता है परमानेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर लेसर ने उसे अलाउ नहीं किया है तो उस केस में वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो उस पर खड़ा नहीं करेगा। ठीक है। और इन केस अगर उसने कर भी दिया है तो जब लीज खत्म हो जाएगी तो वो उसको रिमूव कर सकता है और उसको प्रॉपर्टी को उसी कंडीशन में लौटानी पड़ेगी जिस कंडीशन में वो उसको मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है लेकिन किसी भी कीमत पे नुकसान नहीं होगा प्रॉपर्टी को। और जो भी जिस भी कंडीशन में प्रॉपर्टी मिली है लीज के टाइम पे उसी कंडीशन में जब लीज खत्म हो रही होगी तो वो लेसर को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट क्लॉज अब इसका आता है ड्यूटी टू रिस्टोर पोजेशन ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब देखिए लीज खत्म हो गया, डिटरमाइन हो गई। ठीक है, लीज पीरियड खत्म हो चुका है। जो लेसी है उसको उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अब वो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन था वो वापस लेसर को दे दे। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लेसर उसके अगेंस्ट में एविक्शन सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस के लिए भी वो लायबल ठहराया जा सकता है। तो ये आपका क्लॉज क्यू है।